आज आपका स्वागत है हमारे चैनल में मैक लर्निंग श्योर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th के लिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो आज मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा। ये हमारी इस वीडियो का पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट से अपने इस चैप्टर को शुरू करेंगे। आप इसमें एक ये पिक्चर देख रहे हो जो आपके सामने है, फर्स्ट पेज पे ही है ये पिक्चर देख रहे हो आप। इसमें ऊपर जो सारे एंजल्स हैं, यहाँ पे एक ये चर्च के जस्टिस हैं, यहाँ पे नीचे भी है एक लोग हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी मार्च चल रही है लोगों की। तो हम इसे हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे इस बार बुक में। तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर को। हम शुरू करते हैं। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सायरो, एक नाम दिया गया है, फ्रांसीसी कलाकार हैं, ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। कितने चित्र थे इसके? 4 चित्र थे। इनमें उनके सपनों का एक संसार रचा जो उनके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन में बहुत बार आता है कि उनके सपनों का राज्य कैसा था और उसके सपनों का राज्य का नाम क्या था। इस श्रृंखला के पहले चित्र, इसमें चित्र दिया गया जो मैंने आपको बताया था ऊपर, ये पिक्चर, इसको हम एक बार ध्यान से नोटिफाई करते हैं। तो हम इसे करते हैं। इसमें एक चित्र दिया गया आपके सामने, देखो ये मैंने आपके बारे में इसको थोड़ा बताया। में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। इसमें आपको यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। तो ये जो प्रतिमा है इधर, ये एक स्वतंत्रता की प्रतिमा है। और जो इसमें दिए गए हैं 2 देशों के नाम दिए गए हैं, अमेरिका और यूरोप, जो इसके दर्शन करके जा चुके हैं, मतलब कि वो आगे जा चुके हैं इससे। ठीक है, इसमें सभी हैं वर्ग के, छोटे बड़े स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला के रूप का प्रदान किया करते थे। यहाँ पे दिया गया है, स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे इधर जो ये जस्टिस हैं, जो ये दी हुई है मशाल, इनके हाथ में एक मशाल है और एक यहाँ पे ज्ञानोदय का पर्चा है इनके हाथ में, ये दिया हुआ है इस बुक में। ये नीचे भी आपके सामने है, ये देखो इधर पहचान सकते हैं जो उनके हाथ में है। और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र, जो ये है, ये घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के अवशेष बिखरे हुए हैं। अब यहाँ पे निरंकुश एक वर्ड आया, निरंकुश, तो इसका यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। यहाँ पे इस निरंकुश शब्द का मतलब कि दिया है इसने, ऐसी सरकार व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, मतलब उसके ऊपर कोई हक नहीं होता किसी का, मतलब कि सिर्फ अकेली वो तानाशाह करेगी, उस पर अपना वो सिर्फ राज करेगी, उस पर कोई नहीं होता, उन पर अत्यंत केंद्रित होती है, वो उनका खुद का केंद्र होता है, वो खुद ही केंद्र चलाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें आगे पढ़ते हैं अपना। इस पे दिखाया है इन्होंने जो इनका शासन है, कौन सा? निरंकुश शासन। उनके जो अवशेष हैं दोस्त, अवशेष बिखरे हुए हैं, जो ये पीसीस है ना इधर, ये चीज़ है, ये बिखरे हुए हैं इधर। सरायु के कल्पना दर्शक, यहाँ पे कल्पना दर्शक का मीनिंग दिया हुआ, पहले इसे पढ़ लेते हैं हम। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका सरकार होना लगभग असंभव होता है। मतलब कि हम आज के ज़माने से बात कर सकते हैं, कोई गरीब जाति का हो, उसका प्रधानमंत्री बनना, प्रधानमंत्री तो कोई आम बात नहीं है रही, उसका कोई मेन चीफ वगैरह बनना, तो उसने ये कहा गया है यहाँ पे, जो काम हो वो होना। इसने कहा गया
सरायु की कल्पनादर्शिक मतलब कि जो उसकी कल्पना की दृष्टि है उसमें दुनिया के लोग अलग राष्ट्र के समूहों में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। यहाँ पे उसने कहा क्या है, जो उनकी कपड़े हैं और राष्ट्रीय पोशाक से उनसे होती है इनकी समूहों की पहचान। इसमें आप यहाँ पे देख रही है जर्मनी का है, यहाँ पे इटली का भी दिया हुआ है इन्होंने। यहाँ बहुत से देश हैं, सबके अपने अपने कपड़े, झंडे, इनके से पहचान हो रही है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। अब इसने ये भी कहा है, जो ये मूर्ति है, इसने मूर्ति भी दी है, स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे मतलब कि इससे आगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड जो अब तक राष्ट्र राज्य बन चुके हैं, मतलब कि ये अपना अलग अलग हो चुके हैं और अपना अपना अलग अलग शासन कर रहे हैं, ये इस मूर्ति से आगे जा चुके हैं। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगा के सामने तिरंगे से पहचाना जा रहा है प्रतिमा के पास। अभी हम इस पे अगले नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे अपने। इसमें यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ पे इसमें फ्रांस है, फ्रांस अपने 3 कलर मतलब कि तिरंगे की पहचान से जाना जा रहा है। जो ये फ्रांस है यहाँ पे दिया गया है, इन्होंने फ्रांस का झंडा है ये अभी अभी मूर्ति के पास पहुँचा है। तो अब आगे हम अपना नेक्स्ट स्लाइड शुरू करेंगे। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। इसमें हम पढ़ते हैं, अभी अभी पहुँचा है मतलब कि जर्मनी अभी भी पहुँचा है उसमें। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं, उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। यह दिलचस्पी है कि जिस समय शायरों ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा बने ही नहीं थे। मतलब ये तब की छवि दी हुई है इसमें, जब जर्मन लोग जो थे उनका अपना अलग राज्य नहीं था, जब वो संयुक्त राष्ट्र नहीं बने थे। तो इसमें आगे आता है, जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848, यहाँ पर डेट दी हुई है, इसको भी याद करें अच्छे से, कि उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों का एक प्रजातंत्रीय संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्रीय राज्य में गठित करने की चाह थी। यह एक ऐसा राष्ट्र उस टाइम था जब इनके मन में था ये खुद का राज्य बनाए। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, अब इन्होंने यहाँ पे जगहों के नाम भी दे दिए। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, ये भी पेपर में आता कई बार। 2 सिलसिले की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से, जो मैंने कहा था ना आपको, जो पिक्चर थी उसमें ऊपर ईसा मसीही, संत और फरिश्ते एक दृष्टि पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं, वे ऊपर से देख रहे हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्र के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। मतलब इसमें बताया गया जो उनका वो यूज़ है वो भाईचारे के लिए किया गया है। तो हम इसमें आगे पढ़ते हैं इसका सेकंड पैराग्राफ। इस अध्याय में ऐसे विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति शायरों ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बन गया तक उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। अब इसने यहाँ पे क्या कहा के दौरान ऐसी ताकत में उभरा, यहाँ पे फ्रांस की बात कर रहा है। इन परिवर्तनों से अतः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ। यहाँ पे किसका उदय हुआ, यहाँ पे दिया गया है यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिनमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रित शक्ति की थी। यहाँ पे इसने कहा है कि जो उनकी विशेषताएं चल रही थी, उनकी जो प्लानिंग चल रही थी वो ऐसी थी कि वो खुद का एक राज्य गठित करें जिनमें उनकी भाषा चले। इन्होंने बस यहाँ पे इस चीज़ को महत्वपूर्ण दिया है। लेकिन राष्ट्रीय राज्य में न केवल उनके शासकों
बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। उन्होंने कहा कि भाई सबको जो अधिकार मिले, सबको सेम सा मिले। यहाँ पे इसने कहा ना साझा इतिहास, साझा का मतलब सबको बराबर सा ही मिले। संक्षेपण की यह भावना अंततः काल से नहीं थी, यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। जो ये भावना थी ना इन लोगों की कि हमें स्वतंत्र होना है, जो हमें स्वतंत्र होना है, वो इन लोगों की नहीं थी। उनका मन था कि सभी लोगों की जो मन थे वो कह रहे थे कि हमें खुद का एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए, हमें खुद का स्वभाषी चाहिए, हम खुद अपना एक राष्ट्र बनाएं, खुद की भाषा हो हमारी और सबसे अलग चलें हम। इस अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर विकास डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र, राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। यहाँ पे इसने इस पॉइंट को भी मेन कहा है। यहाँ पे इस पॉइंट को इसने कहा है 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद और राष्ट्र अस्तित्व में आए, जो उनके बारे में इसने कहा गया है। तो अब हम यहाँ पे साइड में एक ये येलो बॉक्स में दिया गया है, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे हम। यहाँ पे इसने कहा है अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन राष्ट्र क्या है? फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने 1882 में सारबोन विश्वविद्यालय में दिए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। इस डेट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, इस डेट को भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन में आता है। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था क्वेस्ट क्वीयूनेशन। अब इसके बारे में आता है ये चीज़ है क्या जो हमारे सामने दी गई है, इतनी इंपॉर्टेंट कह रहे हैं सर इसको। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। अब इन्होंने जो मुद्दा उठाया बिल्कुल सही उठाया हुआ, तो भी ये राष्ट्र बनता है, ये क्यों बनता है, धर्म या क्षेत्र से ही क्यों बनता है। अब हम इसका नीचे रीज़न देखेंगे ये चीज़ भी। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है। ये ऐसे इसमें बस जो था ये ऊपर ही था, डेट वगैरह इनकी, ये चीज़ें सिर्फ पढ़ने की नीचे, जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जनसमूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। यहाँ पे इसने शर्त बताई है। वैसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि जनसमूह की होने की शर्तें क्या क्या हो सकती हैं, तो इसके बारे में आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापारिक एकता है, उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया जनमत संग्रह है, हम पहले इसको देखेंगे। यहाँ पे हमने टॉपिक छोड़ रहे हैं अभी इसको, पर लेकिन नीचे से पढ़ेंगे हम पहले से। जनमत संग्रह है एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जनमत संग्रह ऐसा है कि जैसे कि हम सबसे पूछा जाता है कि हमें वोट कहाँ देना है, कहाँ नहीं, यह हमारे मतलब है। हम किसी को वोट दे सकते हैं अपने इंडिया में, यह हमारा अधिकार है। इस जनमत संग्रह में भी पूछा जाता है आपके लिए कौन सही है, क्या आपको स्वीकार है, क्या आपको अस्वीकार है, प्रांतः उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का काल्पनिक करने या किसी देश पर उनकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने के लिए एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती ही नहीं है। यहाँ पे कहा है कि अगर कोई किसी के विरुद्ध कब्जा जमाएगा तो राज्य को कोई दिलचस्पी नहीं है। राष्ट्र को
अस्तित्व में होना एक इच्छा अच्छी बात है। अस्तित्व में कह रहा है मतलब कि उसका कोई एक साइज, मतलब कि उसको एक लिमिट में रखना, उसके लिए एक अपना मैनेजमेंट करना, बल्कि यह एक ज़रूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। ये भी है यहाँ पर अंडरलाइन करने के लिए लाइक। और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उनका केवल एक मालिक होता है तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। इसने कहा है कि भाई, इसका कहने का यहाँ पे मतलब है कि अगर एक इंडिया है मान लो, और एक इंडिया में सिर्फ एक का ही राज हो, सिर्फ मान लो पीएम का ही राज हो पूरे इंडिया में, तो उससे तो पूरा देश खराब हो जाएगा। तभी तो इंडिया में जैसे कि स्टेट्स हैं, स्टेट्स के आगे उनकी CF है, CF है, तो मतलब कि चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके, तो उनके हिसाब से उनका उनका बनता है अपना काम जो होता है। तो आज हम अपने चैप्टर में इस बारे में, आज अपनी 2 पेज हो गए हैं हमारे, इसी पार्ट को पढ़ेंगे। अगले वीडियो के लिए आपके लिंक आपको हम दे जाएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेक लर्निंग श्योर को आगे से आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू। आज के लिए अब इतना ही। थैंक्स।